ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा फिर से एक बार। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट लॉ एक बार पढ़ने दो कि अभी हमारे पास करीबन 20 मिनट हैं, तो नेक्स्ट लॉ पढ़ सकते हैं। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट लॉ है हमारा, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा? लॉ ऑफ यस डेफिनिट सर। प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को किसने सजेस्ट किया था, किसने प्रपोज किया था? दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट इन 1799। मैं लिखता हूं, दिस लॉ was proposed by this law was proposed by French chemist Joseph Prost. Joseph Prost, कुछ लोग इसको प्राउस्ट पढ़ते हैं, आप प्रोस्ट पढ़ो, प्राउस्ट पढ़ो, उससे कोई मैटर नहीं करता। इन 1799, व्हाट इज दिस लॉ? ये लॉ क्या कहता है जरा इसको समझिएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट same compound is always composed of same element combined together in the same or fixed proportion। क्या मतलब है इसका, इस पे बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है? वाटर मतलब H2O, ठीक है? अब H2O को आप अपने टैप से निकाल लें, आप पॉन्ड से लें, आप रिवर से लें, आप सी से लें, आप मून पे चले जाएं, वहां पे अगर आपको वाटर मिलता है, या आप मार्स पे चले जाएं, वहां पे आपको वाटर मिलता है। तो जो बेसिकली वाटर है दैट इज H2O, और उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो बाय मास हमेशा 1:8 रहता है। कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं लॉ लिखता हूं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। इट स्टेट्स दैट it states that it states that the same compound is always composed of the same elements combined together in the same or fixed proportion, in the same or fixed proportion। ठीक है, इसको नोट करो बेटा, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा। नोटेड? यस सर, कर लिया नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है,
ठीक है। अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो ये बेसिकली होता है 2 इंटू 1+16, यही तो होता है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16 सॉरी है। तो अगर Yes, मैं sir. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेता हूं तो दैट इज 2:16 और मैं कह सकता हूं 1:8। One. तो ये जो रेशियो बाय मास है इन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप कहीं से भी वाटर लेक का सैंपल लें, दैट इज फ्रॉम टैप वाटर और रिवर वाटर और पॉन्ड वाटर और सी वाटर और समथिंग एल्स, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगा। अरे बात समझ Yes, में आ sir. रही है? Yes, sir. ठीक है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये लॉ वहां पे फेल हो जाता है जहां पे आइसोटोप्स की बात आ जाती है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, क्या कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, Deuterium और tritium. ट्राइटियम। ओके। तो Right. अगर हमारा जो वाटर है वो ड्यूटीरियम मतलब D2O है तो वो अलग हो जाएगा, या ट्राइटियम से मिलके हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का ट्राइटियम आइसोटोप मौजूद है तो उसका मास भी अलग हो जाएगा और कंपोजिशन भी अलग हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अरे होते हैं, यस Yes, और नो? sir. तो जो कार्बन 14 है दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, जिसकी हेल्प से हम कार्बन डेटिंग मेथड करते हैं, और हम जो आर्कियोलॉजिकल जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनकी एज को कैलकुलेट करते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग पढ़ा होगा आपने 9th में, है ना? Yes, sir. तो जब आइसोटोप की बात आती है तो वहां पे ये लॉ फेल हो जाता है। जिनके आइसोटोप्स नहीं है उनके लिए ये जो लॉ है वो 100% ट्रू है, बट फॉर द एलिमेंट्स विच हैव सम आइसोटोप्स ऑफ देम, तो उनके लिए ये लॉ फेल हो जाता है अगर हम कोई दूसरा आइसोटोप लेते हैं तो। डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स के कंपाउंड लेंगे तो कंपोजिशन तो डिफरेंट होगा ही। व्हाट इज आइसोटोप विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास? अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अभी हमारे पास 13 मिनट्स हैं, इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखता हूं 0.7 ग्राम ऑफ आयरन reacts directly with 0.4 gram of 0.4 gram of sulfur to form फेरस सल्फाइड। अच्छा, फेरस और फेरिक में आपको अंतर पता है? व्हाट इज फेरस और व्हाट इज फेरिक? हाँ जी, पता है बेटा? Yes, sir. व्हाट इज फेरस? सर फेरस की सर जो वैलेंसी होती है सर वो 2 होती है, सर फेरिक की 3 होती है। यस, Fe+2 आयन इज फेरस आयन एंड Fe+3 आयन इज फेरिक आयन। तो क्वेश्चन है, if 2.8 gram of iron 2.8 gram of iron is dissolved in dilute HCl
and excess of sodium sulfide and excess of sodium sulfide solution is added, then 4.4 gram of iron sulfide is precipitated. आयरन सल्फाइड का मतलब है फेरस सल्फाइड इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अरे ठीक है, यस सर। तो इस क्वेश्चन को नोट करो और क्वेश्चन में देखो क्या है। वो बोल रहा है कि जब 0.7 ग्राम आयरन डायरेक्टली सल्फर से रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फाइड बनता है। ओके, और फिर उसने दूसरी तरीके से फेरस सल्फाइड बनाया है। हमको क्या प्रूव करना है कि फेरस सल्फाइड चाहे पहले एक्सपेरिमेंट में बना हो और चाहे दूसरे एक्सपेरिमेंट में बना हो, वहां पे आयरन और सल्फर का जो बाय मास रेशियो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करता है, अगर कांस्टेंट सेम नहीं आता है तो उसको फेल करता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। अगर मैं पहले सैंपल में देखूं, देखो जरा पहले सैंपल में आयरन और सल्फर का जो रेशियो है वो कितना है, 0.7 और 0.4 ग्राम है, तो 7:4 है। और यही तो है, यस और नो? यस सर। तो मैं लिखूंगा इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ratio of the weights of iron and sulfur, that is equal to iron and sulfur is equal to 0.7 divided by 0.4, और यही तो था। यस सर, 7:4। 7:4। ओके, यस सर। अब इन एक्सपेरिमेंट 2, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या हो रहा है बेटा? देखो आपको वो बोल रहा है कि 2.8 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का वेट कितना है, 2.8 ग्राम, और यस सर। जो सल्फाइड आयरन सल्फाइड बन रहा है वो 4.4 ग्राम है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ आयरन वो है आपका 2.8 ग्राम, गिवन है आपको। ठीक है, और वेट ऑफ आयरन सल्फाइड FeS आपको गिवन है 4.4 ग्राम। अरे गिवन है ये भी, तो वेट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 4.4 माइनस 2.8। अरे होगा कि नहीं होगा? आयरन सल्फाइड में Yes, आयरन sir. और सल्फर है, आयरन 2.8 का, तो सल्फर कितना हो जाएगा, 4.8 माइनस ये आ जाएगा 1.6। एक मिनट, कितना आ जाएगा, 1.6। Yes, sir. 1.6. देखिए 1.6 ग्राम
अरे ठीक है, तो हम फिर से यस सर। निकालेंगे रेशियो ऑफ आयरन and sulfur, that is equal to Fe ratio F is 2.8 divided by 1.6. पॉइंट से पॉइंट हो गया 4 7 28 4 4 16. That सर ये implies Fe ratio sulfur is 7:4. Hence ऐसे ऐसे लिखूं पहले कि since the ratio of weights, since the ratio of weights of the two elements is same in both cases, hence the law of constant composition is true. अरे है कि नहीं भाई? यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? और फिलहाल आज का आपका कोई होमवर्क फिलहाल आज नहीं है, पहले हम सारे लॉस पढ़ लें, फिर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। ओके? ओके सर। तो आपको आज की क्लास समझ में आई? यस सर। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। एक बार देख लो सारे नोट्स, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, इनमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं 4:30 पे। ओके सर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना बेटा, ठीक है एक बार। ओके सर। सर मैं 6 बजे के बाद भेजूँ? अभी वो मेरी मम्मी का फोन गया उनके कोई फोन बात में कोई सर, बात व्हाट्सएप पे को, ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप मुझे 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब भी फ्री हो तब भेज देना। ओके ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हो। शिवा मेरी आवाज आ रही है क्या?